हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पी ब्लॉक के तत्व। तो पी ब्लॉक के तत्व जो है वो आपके क्लास 12th के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पी ब्लॉक का तत्व में अगर हम बात करें तो पी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, और पूरा यहाँ से लेकर के यानी जीरो से लेकर के हम लोग बात करेंगे पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। तो पूरा अगर एनसीईआरटी आप सॉल्व करना चाहते हैं हिंदी मीडियम से तो इस सीरीज में आप बने रहिएगा। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। तो इसमें जो हमें पढ़ना है क्लास 12th में, ये जो है आपका कम से कम 7 नंबर का ये आता है। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो इसे 7 नंबर का आता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं 15, 16, 17 और 18। तो इसमें जो हमें पढ़ना है वर्ग 15 पढ़ना है, 16 पढ़ना है, 17 पढ़ना है और 18 पढ़ना है। वैसे अगर देखेंगे तो पी ब्लॉक जो होते हैं यानी पी ब्लॉक का जो तत्व होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से आप पीरियोडिक टेबल देखे होंगे आवर साड़ी। तो आवर साड़ी जब यहाँ देखे होंगे तो अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या होता है, यस ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो यस ब्लॉक के तत्व को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है उसको समझते हैं। देखिए यस ब्लॉक का जो तत्व, थोड़ा इसमें अभी थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद जो हम टॉपिक पर चलते हैं। तो ये बेसिक थोड़ा सा है, वो अगर आपको समझ में आ जाएगा तो बेटर होगा। चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं यस उपकोष होता है, और यस उपकोष में जो ऑर्बिटलों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। अब 1 होगी, और आपको पता है कि इसमें एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक यस कक्षक में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसलिए इसे एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक वर्ग और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए दूसरा वर्ग, यानी हम कह सकते हैं कि यस ब्लॉक को के तत्वों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा यस ब्लॉक का तत्व, क्या हो जाएगा, ये यस ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। उसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पी ब्लॉक का तत्व आएगा। अगर पी ब्लॉक का तत्व यहाँ पर देखें तो पी में कितने उपकोष, पी उपकोष अगर देखेंगे, पी उपकोष अगर देखेंगे तो इसमें ऑर्बिटलों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। तो 3 ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। तो अधिकतम कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन होगा और अधिकतम कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने, 6, क्यों, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो 3 में कितने होंगे, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए इसे हम 6 वर्गों में विभाजित करेंगे। कितने, 6, 1, 2, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 विभाजित करेंगे, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब बात करते हैं, उसके बाद आता है डी। तो डी में अगर देखेंगे तो डी में कितने होते हैं, 5। तो डी उपकोष में 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने, 5 ऑर्बिटल होते हैं, और 5 में 2 के हिसाब से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो कितने हो जाएंगे, 10। इसलिए इसे हम 10 वर्ग में डिवाइड करते हैं, नहीं बांटते हैं। तो यहाँ डी आता है, बीच में कौन आता है, डी आता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो अगर नंबरिंग करेंगे तो 1, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 12। तो यहाँ पे बात करेंगे तो पहला और दूसरा वर्ग क्या आता है, यस ब्लॉक। उसके बाद तीसरे से लेकर के 12 तक क्या होता है, डी ब्लॉक, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें तो 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 होगा और 18 हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, हम पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। पढ़ना कौन सा हमें, तो 11th में अगर देखा जाए तो 11th में देखिए यस ब्लॉक आपका है सिलेबस में, वो पढ़ चुके होंगे। 13, 14 भी पी ब्लॉक का होगा, उसको भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम 12th की। 12th में क्या पढ़ना है, तो हमें 15, 16, 17 और 18 वर्ग पढ़ना है, जो लगभग 7 नंबर का आएगा, ठीक है। और यह जो है ऐसा नहीं है 7 नंबर का ही आएगा, ये फ्यूचर आपका डिसाइड करेगा। अगर किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही अच्छा स्कोरिंग है, ठीक है, और फ्यूचर के लिए भी अच्छा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमें पढ़ना है पहले पी ब्लॉक का तत्व। तो पी ब्लॉक का तत्व किसे कहते हैं वो समझना है। तो पी ब्लॉक मतलब क्या है कि वह कह सकते हैं, देखिए हमने बात किया है कि पी में इलेक्ट्रॉन भर रहे थे, ठीक है। तो यही था आपका पी ब्लॉक का तत्व। इसका मतलब परिभाषा ये हो सकता है, आप लोग जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे परिभाषा लिख लेंगे कि वह तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है, पी ब्लॉक का तत्व कहलाता है, ठीक है। वह तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है वह क्या कहलाते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि पी ब्लॉक में हमें पढ़ना क्या है। तो पढ़ना है हमें वर्ग जो है आपका 15, 16, 17 और 18 पढ़ने हैं। तो इसी की हम लोग बात करेंगे। तो पी ब्लॉक में हमें क्या पढ़ना है, वर्ग 15 पढ़ना है, वर्ग
15 पढ़ना है। और वो 15 को क्या बोलते हैं हम? नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं हम? नाइट्रोजन परिवार के तत्व। नाइट्रोजन परिवार के तत्व। तो नाइट्रोजन परिवार के तत्व यानी नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट, नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि नाइट्रोजन परिवार के तत्व के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो पहला आता है आपका नाइट्रोजन। क्या आता है आपका? नाइट्रोजन आता है। ठीक है। उसके बाद कौन आएगा? तो कहेंगे हम फास्फोरस आएगा। ठीक है। नाइट्रोजन फास्फोरस हो गया। ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन आर्सेनिक होगा। उसके बाद एंटीमनी होगा। उसके बाद बिस्मथ होगा। उसके बाद अन पेंटियम होगा। क्या होगा? अन पेंटियम होगा। तो इसमें हो गया आर्सेनिक। क्या हो जाएगा? ये आर्सेनिक हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा एंटीमनी, एंटीमनी हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा बिस्मथ। क्या हो जाएगा? बिस्मथ हो जाएगा। और देखो यू को क्या बोलते हैं? अन पेंटियम। ठीक है। अन पेंटियम, अन पेंटियम कहते हैं। ठीक है। अब इसको जो है यहाँ पे अगर बात करें अन पेंटियम, ठीक है, तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन और फास्फोरस होते हैं ये दोनों क्या होते हैं? आधातु होते हैं। क्या होते हैं? आधातु। आर्सेनिक एंटीमनी क्या होते हैं? तो कहेंगे उपधातु होते हैं। क्या होते हैं? उपधातु। और ये क्या होते हैं? ये धातु होता है। क्या होता है? ये धातु होता है, जिसमें अन पेंटियम को हम मास्कोबियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्कोबियम। तो यहाँ पर लिखा होगा एमसी करके लिखा होगा, तो इसको बोलते हैं हम मास्कोबियम। क्या बोलते हैं? मास्कोबियम कहते हैं। और मास्कोबियम जो होता है एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव तत्व होता है। रेडियो एक्टिव तत्व होता है। अब रेडियो एक्टिव तत्व किसे कहते हैं? अब देखो यहाँ पर एक वर्ड है रेडियो। रेडियो मतलब होता है किरण, और एक्टिव मतलब होता है सक्रिय, यानी वह तत्व जिसमें से किरण सक्रिय हो, यानी लगातार जो है किरण निकलते रहे। किरण निकलने का मतलब क्या है? कि वह रेडियो एक्टिव किरणों का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। ठीक है। तो इसलिए उसे कहते हैं रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, अनंत पेंटियम। तो अनंत पेंटियम के बारे में इसका जो कह सकते हैं अर्धायु काल होता है वो बहुत कम होता है, यानी ये जल्दी ही क्या होता है? खत्म हो जाता है। यह संश्लेषित है यानी मानव निर्मित है, इसलिए यह प्रकृति में अभी इसकी खोज चल रही है। ठीक है। अब इसके बारे में बहुत ज्यादा हमें पढ़ना नहीं है। हमें जो पढ़ना है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ को पढ़ना है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो नाइट्रोजन परिवार के तत्वों को कहा जाता है निकटोजन। क्या कहते हैं हम? निकटोजन कहते हैं। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि निकटोजन किसे कहते हैं। ठीक है। तो निकटोजन मतलब नाइट्रोजन परिवार के तत्वों को हम क्या कहते हैं? निकटोजन कहते हैं। अब निकटोजन क्यों कहते हैं? देखो निकटोजन मतलब होता है, देखिए निकटो यानी पी साइलेंट होता है। ठीक है। निकटोजन मतलब होता है टू प्रोड्यूस सफोकेटिंग गैस। ये क्या करते हैं? ये सफोकेटिंग यानी जैसे ये सांस फूलने वाले, यानी आपको कह सकते हैं कि जब इसको सूंघेंगे तो आपको सांस फूलने का अनुभव होगा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? हम निकटोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निकटोजन। ठीक है। तो हम ये ध्यान में रखेंगे नाइट्रोजन परिवार के तत्वों को हम क्या कहते हैं? हम निकटोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हम निकटोजन। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसका कुछ देख लिया इंट्रोडक्शन। तो अब यहाँ पे बात करते हैं उपस्थिति यानी आकरेंस, यानी कहाँ ये पाया जाता है। तो अगर हम देखें तो पी ब्लॉक के तत्व में जो 15वां वर्ग का तत्व था उसमें हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की बात किए थे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो नाइट्रोजन जो होता है वो मुक्त तथा संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। मुक्त तथा संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। दोनों अवस्थाओं में क्या होगा? ये पाया जाएगा। अब मुक्त अवस्था मतलब जो अकेला हो। ठीक है। अकेला क्यों पाया जाता है? तो नाइट्रोजन जो होता है आपको पता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन जो होता है वह आयतनानुसार कितना 78% पाया जाता है। ये भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि ये नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? 78% वो आयतनानुसार पाया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। देखिए ये नाइट्रोजन जो होता है वो N2 के रूप में होता है। तो N2 जो होता है देखो N ट्रिपल बॉन्ड N होता है। अब आपको पता है कि 3 बंध जब बनेंगे तो इसके बीच में आकर्षण बहुत ज्यादा होगा,
या हम कहेंगे कि इसके बंध वियोजन ऊर्जा, आगे हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे बंध वियोजन ऊर्जा क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे आगे। तो हम कहेंगे इसको बंध को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा लगती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो रूम टेम्परेचर पर यानी वातावरण में उतना एनर्जी नहीं होता है कि इसका त्रिकबंध जो होगा ये ट्रिपल बॉन्ड है वो टूट जाए, ठीक है। इसलिए नाइट्रोजन जो होता है वो अस्थायी होता है और N2 के रूप में यह कह सकते हैं वायुमंडल में 78% पाया जाता है। अब बात हो गया ये मुक्त अवस्था में। अब संयुक्त अवस्था में कहाँ पाया जाता है? संयुक्त मतलब किसी के साथ जुड़ा हो, किसी के साथ क्या हो, जुड़ा हो। तो नाइट्रोजन जो होता है वो कई अवस्थाओं में पाया जाता है, जैसे मान लीजिए नाइट्रेट के रूप में, जैसे हम कहते हैं सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट को कहते हैं हम चिली साल्टपीटर। क्या बोलते हैं हम? चिली साल्टपीटर। तो ये याद रखेंगे, ये नाम जरूर याद रखेंगे। इसको बोलते हैं हम चिली साल्टपीटर, और साल्टपीटर को हम सोडा भी बोलते हैं, तो चिली सोडा भी बोल सकते हैं। तो सोडियम जो नाइट्रेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? चिली। चिली साल्टपीटर क्यों पड़ा? तो चिली एक जानते हैं देश का नाम है, वहां पर क्या है सोडियम नाइट्रेट जो है वो बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया क्या? सोडियम नाइट्रेट या चिली साल्टपीटर। तो यहाँ देख रहे हैं नाइट्रोजन क्या है, ये ऑक्सीजन और सोडियम के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या हो गया आपका? चिली साल्टपीटर हो गया, और ये संयुक्त अवस्था में है। संयुक्त अवस्था में मतलब कि ये किसी न किसी रूप में संयुक्त अवस्था में पाया जाएगा। इसी तरह से आपको पता है कि पोटेशियम नाइट्रेट होता है, इसको हम इंडियन साल्टपीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंडियन साल्टपीटर कहते हैं। क्यों कहते हैं साल्टपीटर इंडियन साल्टपीटर? क्योंकि यह इंडिया में अधिकतर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडियन साल्टपीटर इसका नाम पड़ेगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन जो है वो कई अवस्थाओं में पाया जाता है, जैसे डीएनए हो गया, ठीक है। तो डीएनए में भी पाया जाता है, जो स्ट्रैंड होता है डीएनए आप कक्षा 10 में पढ़े होंगे, या हम लोग जब बात करेंगे लास्ट वाला चैप्टर जो है प्रोटीन जो है जैविक अणु, तो जैविक बायोमॉलिक्यूल जब पढ़ेंगे तो उसमें हमें समझ में आएगा, ठीक है। तो डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, ये हो गया, इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। उसके बाद आप जानते हैं कि हमारे शरीर में विटामिन होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है? अमीनो अम्ल होते हैं। अमीनो अम्ल में हम लोग पढ़ेंगे 20 अमीनो अम्ल, जैसे मान लीजिए H है, R है, NH2 है, और उसके बाद COOH है। इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं एमिनो अम्ल, ठीक है। तो एमिनो अम्ल जो होता है उसमें भी देख रहे हो आपका क्या है? ये नाइट्रोजन है। तो एमिनो अम्ल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के होते हैं, और सब में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं ये हो गया नाइट्रोजन के बारे में। यानी नाइट्रोजन जो होता है वो संयुक्त अवस्था में 78%, मुक्त अवस्था में 78% पाया जाता है, और संयुक्त अवस्था में ये कई कह सकते हैं सजीवों में पाए जाते हैं, जैसे या फिर निर्जीवों में पाए जाते हैं। निर्जीव में अगर बात करें तो चिली साल्टपीटर हमने पढ़ लिया, सोडियम नाइट्रेट नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। उसके बाद डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, अमीनो अम्ल हो गए, ठीक है। तो ये सब में क्या होता है? नाइट्रोजन संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं फास्फोरस। तो फास्फोरस मुख्यतः जो होता है वो फास्फेट के रूप में पाया जाता है। फास्फेट का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला PO4 पर 3 तो ये फास्फेट के रूप में पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कैल्शियम फास्फेट हो गया, ठीक है, तो सोडियम फास्फेट हो गया। तो ये कैल्शियम फास्फेट जो होता है ये इस तरीके से संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। ये ध्यान में रखेंगे, फास्फोरस मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और कहाँ पाया जाता है? तो हम कहेंगे दूध में पाया जाता है, प्रोटीन में पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, या हम कह सकते हैं सामान्यतः कैल्शियम फास्फाइड के रूप में हमारे बॉडी में क्या पाया जाता है, यानी हड्डियों में पाया जाता है, उसके बाद दांतों में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका फास्फोरस। तो फास्फोरस जो होता है वह कह सकते हैं फास्फेट के रूप में, यानी चट्टानों में पाया जाता है। उसके बाद अगर देखें तो दूध में पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास दांत हो गया, हड्डियां हो गई, तो इसमें भी क्या होते हैं? फास्फोरस जो है वो संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं, हमारे पास क्या था? फास्फोरस हो गया। उसके बाद आर्सेनिक है, एंटीमनी है, तथा बिस्मथ। यानी आर्सेनिक, एंटीमनी जो बिस्मथ होते हैं वो अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, यानी बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। और ये किस रूप में होते हैं? तो हम कहेंगे ये सल्फाइड क्या होते हैं? अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं, यानी सल्फाइड अयस्कों के रूप में ये सामान्यतः पाए जाते हैं। जैसे आर्सेनिक जो होता है वह FeAs और S, यानी आर्सेनिक जो है वो FeAs और S के रूप में पाया जाता है। तो देख रहे हैं आर्सेनिक है
आर्सेनिक है, आयरन है और सल्फर है, ये संयुक्त अवस्था में इस रूप में पाए जाते हैं। तो कह सकते हैं या इसको या कह सकते हैं खनिजों के रूप में पाए जाएंगे। यहाँ पर बात करते हैं तो एंटीमनी जो होता है Sb2 और S3 के रूप में पाया जाता है, ये भी क्या है, सल्फाइड एसिड है। बिस्मथ अगर देखें तो Bi2 और S3 के रूप में पाया जाता है। तो ये था आपका कह सकते हैं आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो आर्सेनिक, एंटीमनी जो बिस्मथ होता है वो सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, और किस रूप में पाया जाता है, सल्फाइड अयस्कों के या खनिजों के रूप में पाया जाता है। तो ये हमने देख लिया कुछ इंट्रोडक्शन जो पी ब्लॉक का था, ठीक है। और अब अगले वीडियो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है नाइट्रोजन परिवार के तत्व का क्या होगा, और उसके बारे में हम डिटेल में और आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। जय हिंद।